हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्लास इंटर का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि ठोस अवस्था होती क्या है और उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का, सिंपल सा और आसानी से समझने वाला। ठीक है, तो अभी तक हम जानते हैं कि पहले बात करते हैं पदार्थ की। दैट्स पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो अभी तक पदार्थ को हम जानते थे दो भागों में बांटा गया है, वो भी उसके बहने के गुण के आधार पर। बहने के गुण के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक तो द्रव और दूसरा तरल। तो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं तरल कौन कौन से पदार्थ होते हैं और कौन कौन सी होते हैं। एक तो द्रव और एक आपका गैस, और द्रव में क्या आता है आपका ठोस। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्या? ठोस। और किसके बेस पे पढ़ना है? बस इसी बेस पे पढ़ना है, फ्लूइडिटी के, यानी बहने के गुण के बेस पे। यानी जो बहता है वो ठोस, जो बहता है वो द्रव और गैस, और जो नहीं बहता है वो क्या होता है? ठोस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठोस की बात करते हैं। तो ठोस अवस्था के कुछ गुण हैं, उन गुणों की बात करेंगे। तो अभी तक हम जानते क्या थे कि ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं। दृढ़ का मतलब रिजिड होते हैं, अपनी जगह पे अगर अपनी स्थान ले लेते हैं तो उन्हें वो बिना आसानी से अपने स्थान से हटते नहीं है। असंपीड्य होते हैं, उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। और इसे क्या कहते हैं? उनका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, उनके आयतन आकार में आसानी से परिवर्तन होता नहीं है। उनका आयतन आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। उनके अणुओं के मध्य जो अंतरकणीय बल होता है वो भी बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए उनके अणु स्थायी अवस्था में होते हैं और मूवेबल नहीं होते हैं, यानी गतिमान नहीं होते हैं। और आखिरी कि इन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठोस अवस्था के सिंपल से कुछ गुण हैं, जैसे कि आयतन और आकार उनका निश्चित होता है, अंतरकणीय बल उनके अधिक होता है, उनके बीच जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं, यानी जो कण होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं, और वो असमान रूप से गति नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं। और ये सब उनके क्या है? ठोस अवस्था के गुण हैं। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था को किन दो भागों में बांटा गया है, यानी ठोस अवस्था का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। और जो वो जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टलीय और दूसरा भाग है अक्रिस्टलीय। सिंपल से पहला भाग क्रिस्टलीय और दूसरा भाग अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है, इनमें कौन कौन से सॉलिड्स आते हैं उनको हम समझते हैं। तो क्रिस्टलीय में सबसे पहला जो बात है कि क्रिस्टलीय का पहले उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण से हम शुरू करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो जो क्रिस्टलीय का उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण तो वैसे डायमंड है, हीरा, बर्फ। ठीक है, ये सब क्रिस्टलीय, बर्फ, हीरा, ग्रेफाइट, तो ये सब क्या है? क्वार्ट्ज। ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं तो क्या आता है? रबड़, प्लास्टिक, कांच, मक्खन। तो ये सब क्या है? आपके अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, और एक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो दोनों
में उदाहरण समझ में आ गए क्या क्या है। इस तरफ हीरा, बर्फ, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, और यहाँ पर रबड़, प्लास्टिक, कांच और मक्खन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। बेसिकली अभी तो उदाहरण है, अब हम एक एक करके इनके गुणों के बारे में व्याख्या करते हैं। क्रिस्टलीय गुण, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में। तो हम इसको रफ कर देते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके हम उनके बारे में लिखते हैं और बताते हैं किस तरीके से। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें क्या होता है, नियमित उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, घटक कण होते हैं, नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था में लगे होते हैं। और इनमें क्या होता है, अनियमित, इरेगुलर, अनियमित व्यवस्था होती है। अब देखें नियमित और अनियमित व्यवस्था कैसे, कि इनके जो अणु, इनके क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक अणु, जो घटक होते हैं जैसे अणु, परमाणु और आयन, कोई भी पदार्थ है वो तीन चीजों से मिलकर ही बना होता है, या तो वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, या अणुओं से, या फिर आयन से। ठीक है, तो उनके या तो घटक कण होते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस के, वो कैसे होते हैं, एक नियमित अवस्था में होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक समान, एक सीध में, एक पैटर्न में होते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा सोल्जर्स, चींटियां चलती हैं, वो एक पैटर्न में चलती हैं, या फिर सोल्जर होंगे तो वो अगर अपनी परेड कर रहे होंगे तो वो एक पैटर्न में होंगे। तो उस तरीके के क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु, घटक कण होते हैं वो भी एक नियमित अवस्था में, एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, उनका एक ही पैटर्न होता है दूर दूर तक। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित पैटर्न। ठीक है, उनका कहीं कोई पदार्थ उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनियमित रूप से होता है, कहीं कार्बन के बाद और कहीं कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अनियमित, देखो एक इस तरीके से जैसे हेक्सागोनल अगर रिंग बना रहे हैं, मान के चलिए ये हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से इनका हेक्सागोनल रिंग बनता ही रहेगा, बिल्कुल नियमित, कंसिस्टेंस। ठीक है, एक इनमें पैटर्न होता है, वो पैटर्न टूटता ही नहीं है। ठीक है, एक इनके अंदर पैटर्न होता है, हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल रिंग बनाते जाएंगे, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड लगता जाएगा, ये बनाते जाएंगे, तो इनमें एक पैटर्न होता है, एक निश्चित पैटर्न, नियमित पैटर्न, और ये अनियमित होते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक कार्बन, फिर पता चला यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। एक अनियमित पैटर्न होता है, इरेगुलर, ये रेगुलर, यानी कि इसमें एक नियमित या नियम से पैटर्न के साथ खड़े होते हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने पैटर्न के साथ लगे होते हैं, यहाँ पे पैटर्न नहीं होता है। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज पैटर्न। क्या कहा जाता है, लॉन्ग रेंज पैटर्न, या हिंदी में क्या कहा जाता है, दीर्घ परास व्यवस्था। इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज पैटर्न। यानी लघु परास व्यवस्था। ठीक है, तीन पास लघु परास अवस्था समझी गए होंगे। अगर कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई भी है, यानी जिस चिट्ठियों की एक लाइन देख लें, वो एक पैटर्न के साथ चलते हैं, तो वो दीर्घ परास अवस्था होती है। यानी कि अगर उनका एक चीटी को देखें तो जहां तक दिखते जाएंगे वहां तक वो एक ही सीध में, एक ही लाइन में होते हैं। तो और लघु परास पैटर्न, तो इस प्रकार यहाँ पे हम इस क्रिस्टल का, इस ठोस का एक मॉलिक्यूल देखते हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल उसकी सीध में देखते आएंगे, चाहे बिलियंस मिलियंस तक पहुंच जाएं, तो वो सभी मॉलिक्यूल्स
क्या होते हैं, एक ही सीध में होते हैं, एक ही सीध में। और लघुपरास में क्या पता थोड़े से एक सीध में हुए, फिर उसके बाद बिखर गए, फिर एक सीध में हुए, फिर बिखर गए। तो कुल मिला के यहाँ पर अनियमित पैटर्न होता है। अब आगे अगले गुण की बात करते हैं। अगले गुण की बात करें तो गलनांक की बात करते हैं फिर। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें एक निश्चित गलनांक होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस एक अनिश्चित गलनांक में होते हैं। इसको हम इस बात से समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या बताया था, एक उदाहरण बर्फ। आप सब लोग जानते हैं बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर रबड़ दूसरी तरफ आप ले लें, तो जो रबड़ होती है, रबड़ का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। रबड़ हुई, प्लास्टिक हुई, इनका एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। ये एक रेंज यानी एक परास यानी एक निश्चित ताप की एक रेंज में, यानी या जैसे कह सकते हैं 1200-1400 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पिघलती है, ठीक है। और जब इसको गर्म करते हैं और इसको गर्म करते हैं, जब बर्फ को गर्म करते हैं तो वो जो मेल्ट होती है, जब बर्फ है उसको क्या किया हमने, गर्म किया, तो जब तक उसका ताप बढ़ता नहीं है तब तक वह पूरे तरीके से मेल्ट ना हो जाए, यानी कि जो पूरे तरीके से गल ना जाए। यानी बर्फ का एक टुकड़ा है, आप उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करते समय वो पिघलेगा, पहले पिघल कर पहले पानी बनेगा, और जब तक उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक वह पूर्ण रूप से पानी नहीं बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका ताप बढ़ेगा। और रबड़ के साथ ऐसा नहीं होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के साथ ऐसा नहीं होता है। पहले वो जब उसे गर्म करते हैं तो पहले वो पिघलती तो है, पर साथ ही साथ उसका ताप बढ़ता जाता है, यानी वो जो रबड़ है गर्म होती चली जाती है, और इस प्रकार उसका जो ताप यानी गलने की क्षमता, गलनांक पॉइंट होता है, वो एक रेंज में होता है, यानी आप कभी 1200 से 1400 की रेंज में, यानी कभी 1200, कभी 1210, कभी 1220, जिस प्रकार वो जितनी जल्दी यहाँ पर रबड़ होगी उस प्रकार का वो आपका मेल्टिंग पॉइंट निकाल कर दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दूसरा रूल। तीसरा पॉइंट, गलन की एंथैल्पी का मान इसमें नियत होता है। गलन की एंथैल्पी का मान नियत होता है। चौथा पॉइंट, इसमें गलन की एंथैल्पी का मान नियत नहीं होता है। इसको भी हम समझते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम कहीं से भी 1 किलोग्राम बर्फ का टुकड़ा ले आए, कैसे भी बनाए, किसी भी लैब में बनाए, किसी भी फॉर्मेशन से बनाए, बस वो बर्फ होनी चाहिए, और उसको हम गर्म करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी उसको पिघलना शुरू करते हैं, पिघलना यानी गलाना शुरू करते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चाहे कहीं से भी हम उस बर्फ को लेके आए। और वहीं अगर रबड़ की बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, तो क्रिस्टलीय ठोस में अगर रबड़ की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में रबड़ की बात करें तो क्या होता है, रबड़ जो है अगर हम अलग अलग जगह से रबड़ ले आते हैं तो पता चलता है कि कोई रबड़ 1200 पर ही पिघल गई, कोई 1220 पर पिघली, कोई 1300 पर पिघली, कोई 1400 पर पिघली है। किसका कोई भी निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो ये नियत नहीं होती है, ये हमेशा कैसी होता है, नियत होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट गलनांक से ही रिलेटेड थे, इसलिए एक साथ बता दिए। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं।